सो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी। स्वागत है आपका वन स्टॉप एजुकेशन पोर्टल के इस वीडियो लेक्चर में। आज हम इस वीडियो के माध्यम से इकोनॉमिक्स के लेक्चर नंबर 3 का डिस्कशन करेंगे, जो आपके यूजीसी नेट और पीजीटी या अदर जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। इससे पहले हमने 2 वीडियो अपलोड कर दिया है, आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में जो है उसके लिंक डाल देंगे। आज हम बात करेंगे आपका इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। इससे पहले जो 2 वीडियो हैं उनमें हमने पहले वीडियो में इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स और सिलेबस को डिस्कस करा था, और उसके बाद हमने जो है डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स को कब 2 पार्ट में डिवाइड किया था इसके बारे में जाना था। और उसके बाद सेकंड वीडियो में हमने जो है कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड के बारे में जाना। उसमें जो है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड एंड लॉ ऑफ डिमांड के बारे में जानने का प्रयास किया। आज हम बात करेंगे आपका इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस यानी उदासीनता वक्र विश्लेषण के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो चलते हैं। पहला है इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। जो पहला हेडिंग है हमारा वो है इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस या उदासीनता वक्र विश्लेषण। फर्स्टली इंडिफरेंस कर्व वाज इन्वेंटेड बाय एजवर्थ इन 1881 में। यानी फर्स्ट जो इंडिफरेंस कर्व को इन्वेंटेड किया था वो क्या था आपका एजवर्थ ने इन 1881 में। But he saw only the possibility of exchange between 2 person but not explain consumer demand। यानी लेकिन उन्होंने क्या करा कि केवल 2 व्यक्तियों के बीच आदान प्रदान की संभावना दिखाता है। यानी जो इंडिफरेंस कर्व एजवर्थ ने पब्लिश किया था या इन्वेंटेड किया था उनमें सिर्फ जो है 2 व्यक्तियों के बीच वस्तु एवं सेवाओं का किस प्रकार से एक्सपोर्ट इंपोर्ट या आदान प्रदान होता है, एक्सचेंज होता है, उसके बारे में बताया। बट कंज्यूमर की डिमांड को जो है एनालिसिस नहीं है, बट नॉट एक्सप्लेन कंज्यूमर डिमांड। उन्हें जो है कंज्यूमर या किसी उपभोक्ता की डिमांड को जो है एनालिसिस नहीं किया आपका क्या कहते हैं इंडिफरेंस कर्व से। उसके बाद 2 इकोनॉमिस्ट आए, 2 अर्थशास्त्री आए, हिक्स और एलन। इन्होंने जो है क्रिटिसाइज किया द मार्शलियन कार्डिनल यूटिलिटी टू एक्सप्लेन कंज्यूमर बिहेवियर। जो मार्शल का कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस है उसका जो है क्या किया, क्रिटिसाइज किया, उसकी आलोचना करी हिक्स और एलन ने, जो एक्सप्लेन करता है कंज्यूमर बिहेवियर को, यानी कि जो है उपभोक्ता के व्यवहार को जो है एक्सप्लेन करता है आपका मार्शल का कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। इनका जो हिक्स की जो बुक आई थी वो आई थी आपकी वैल्यू एंड कैपिटल। वैल्यू एंड कैपिटल जो पब्लिश हुई थी वो कब पब्लिश हुई थी आपकी 1939 में। इन्होंने जो है इस बुक्स में इंडिफरेंस कर्व को पब्लिश किया था। कब हिक्स ने जो है रिप्रोड्यूस किया इंडिफरेंस कर्व को अपनी बुक वैल्यू एंड कैपिटल। यानी यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि वैल्यू एंड कैपिटल जो बुक है इन 1939 यानी 39 में हिक्स ने रिप्रोड्यूस किया आपका इंडिफरेंस कर्व को इन हिज बुक वैल्यू एंड कैपिटल। यानी वैल्यू एंड कैपिटल में उन्होंने जो है इंडिफरेंस कर्व को दोबारा रिप्रोड्यूस किया। हिक्स ने कब किया था 1939 में। प्रिंसिपल ऑफ इंडिफरेंस कर्व यानी प्रिंसिपल ऑफ आईसी बेस्ड ऑन डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। यानी कि जो प्रिंसिपल ऑफ इंडिफरेंस कर्व है वो बेस्ड है आपका डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन से। इंडिफरेंस कर्व अप्रोच बेस्ड ऑन ऑर्डिनल यूटिलिटी, और दूसरा जो बेस्ड अप्रोच बेस्ड है इंडिफरेंस कर्व का वो है आपका ऑर्डिनल यूटिलिटी का। 2 कॉन्सेप्ट होते हैं। पहला होता है आपका कार्डिनल यूटिलिटी। कार्डिनल यूटिलिटी जो एनालिसिस दिया था वो दिया था आपका मार्शल ने। दूसरा दिया था आपका ऑर्डिनल यूटिलिटी। ऑर्डिनल यूटिलिटी पे बेस्ड है आपका इंडिफरेंस कर्व। बात करेंगे कार्डिनल यूटिलिटी। कार्डिनल यूटिलिटी में जो है हम यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं, यानी कि संख्यात्मक या क्वांटिटेटिव में रूप में मेजर कर सकते हैं कि
यूनिट किसी कमोडिटी को कंज्यूम करके हमें कितना सेटिस्फैक्शन मिलता है, और ऑर्डिनल में सिर्फ हम जो है डिफरेंस पता कर सकते हैं कि वन यूनिट से कितना हमें सेटिस्फैक्शन मिला और दूसरे यूनिट से जो है कितना सेटिस्फैक्शन मिला। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या कहते हैं, ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। ऑर्डिनल यूटिलिटी जो एनालिसिस हमें बताता है, ऑर्डिनल यूटिलिटी, कंज्यूमर इज कैपेबल ऑफ सिंपली कंपेयरिंग द डिफरेंट लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन नॉट काउंटेबल, यानी काउंटेबल नहीं होती है ऑर्डिनल यूटिलिटी में, सिर्फ हम जो है कंपेयर कर सकते हैं डिफरेंट लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन को। उसके बाद अगला है आपका आईसी में मीनिंग ऑफ इंडिफरेंस कर्व, यानी इंडिफरेंस कर्व का जो मीनिंग है वो क्या है, इंडिफरेंस कर्व का मीनिंग। इंडिफरेंस कर्व यानी आईसी जो रिप्रेजेंट करता है आपका ऑल दोज कॉम्बिनेशन ऑफ गुड विच गिव सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन टू द कंज्यूमर, यानी इंडिफरेंस कर्व उन विभिन्न संयोगों को दर्शाता है जो उपभोक्ता को इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देता है। यानी इंडिफरेंस कर्व वस्तु के उन विभिन्न संयोजनों का प्रतिनिधित्व करता है जो उपभोक्ता को समान स्तर की संतुष्टि देते हैं। ऑल द कॉम्बिनेशन ऑफ इंडिफरेंस कर्व गिव इक्वल सेटिस्फैक्शन टू द कंज्यूमर, यानी जितने भी कॉम्बिनेशन होंगे, या कॉम्बिनेशन ए, कॉम्बिनेशन बी, कॉम्बिनेशन सी, कॉम्बिनेशन डी, ये जो है कंज्यूमर को इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देंगे। आप देख सकते हैं टेबल में जो है दो गुड्स ले रखा है हमने, नंबर ऑफ एप्पल्स और नंबर ऑफ ऑरेंजेस। कॉम्बिनेशन ए में जो है कंज्यूमर क्या कर रहा है कि नंबर ऑफ एप्पल्स की जो कंज्यूम कर रहा है वो कर रहा है आपका 1 यूनिट, और नंबर ऑफ ऑरेंज की 10 यूनिट। जैसे ही कॉम्बिनेशन 2 में जाता है कंज्यूमर, कॉम्बिनेशन नंबर बी में जाता है, तो नंबर ऑफ एप्पल कंज्यूम कर रहा है मोर 2, और नंबर ऑफ ऑरेंज को डिक्रीज कर रहा है आपका 7 में चले जा रही है, यानी 3 डिक्रीज कर रहा है। और उसके बाद कॉम्बिनेशन सी की अगर बात करें, कॉम्बिनेशन सी में जो है नंबर ऑफ एप्पल्स हो गया आपके 3 और नंबर ऑफ ऑरेंज हो गया आपके 5, और उसी प्रकार कॉम्बिनेशन डी में जो है नंबर ऑफ एप्पल्स 4 और क्या कहते हैं आपका नंबर ऑफ ऑरेंजेस हैं आपके 4। इस प्रकार इसको एक डायग्राम से देखते हैं। डायग्राम में जो है ये जो है एक्स एक्सिस पर एप्पल को ले रखा है, गुड एक्स को ले रखा है, और वाई एक्सिस पे जो है हमने गुड वाई यानी ऑरेंज को ले रखा है। देखो कंज्यूमर जो है जब ऑरेंज की 10 यूनिट करता है कंज्यूम करता है, तो गुड एक्स की जो है यानी एप्पल की 1 यूनिट को कंज्यूम कर रहा है, जिसमें जो है कंज्यूमर को इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, यानी कि इसमें आप देख सकते हैं कि ऑल द कॉम्बिनेशन ऑफ इंडिफरेंस कर्व गिव इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन टू द कंज्यूमर। कंज्यूमर को जो है इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देते हैं। जो इंडिफरेंस कर्व होता है वो ओरिजिन से कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है और डाउनवर्ड स्लोप टू द राइट होता है। एंड नेक्स्ट है आपका इंडिफरेंस मैप इज द सेट ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल कर्व। जो इंडिफरेंस मैप होता है वो सेट होता है आपका, इंडिफरेंस मैप इज द सेट ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल कर्व या डिफरेंट इंडिफरेंस कर्व का जो है सेट होता है इंडिफरेंस मैप। इसमें जो है डिफरेंट टाइप के इंडिफरेंस कर्व होते हैं, उसी को जो है इंडिफरेंस मैप कहा जाता है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्स एक्स पे गुड एक्स को और वाई एक्स पे गुड वाई को डिनोट किया गया है, दर्शाया गया है। और उसके बाद इंडिफरेंस कर्व फर्स्ट, इंडिफरेंस कर्व सेकंड, इंडिफरेंस कर्व थर्ड, इंडिफरेंस कर्व फोर्थ। जब जो है हायर द इंडिफरेंस को शो करता है आपका हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, यानी कंज्यूमर के बाद जितना हायर लेवल का इंडिफरेंस कर्व होगा वो हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देगा, यानी कि इंडिफरेंस कर्व जो 4 जो है वो हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को डिनोट करता है। और उसके बाद बात करते हैं दूसरा, इंडिफरेंस कर्व नीड नॉट पैरेलल टू द ईच अदर, यानी कि
इंडिफरेंस कर्व जो है वो पैरेलल नहीं हो सकता। और थर्ड है इंडिफरेंस कर्व नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, यानी इंडिफरेंस कर्व जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते हैं, यानी एक दूसरे को कट नहीं कर सकते हैं ऐसे। एंड नेक्स्ट है आपका मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, यानी प्रतिस्थापन की सीमांत दर। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन यानी प्रतिस्थापन की सीमांत दर। इट इज ए रेट एट विच द कंज्यूमर इज प्रिपेयर्ड टू एक्सचेंज गुड एक्स एंड गुड वाई इज नाउन एज मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। यानी कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एक रेट है जो प्रिपेयर करता है, एक्सचेंज करता है आपका गुड एक्स को एंड गुड वाई से। यानी कि यह वह दर है जिस पर उपभोक्ता एक्स और वाई वस्तुओं का विनिमय करने के लिए तैयार होता है, प्रतिस्थापन की सीमांत दर के रूप में जाना जाता है। यानी कि एक्स गुड की को इंक्रीज करने के लिए वाई गुड को जो है कितना डिक्रीज करना पड़ता है, वही जो है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन यानी एडिशनल यूनिट को दर्शाता है आपका। आप देख सकते हैं क्या कहते हैं टेबल में कॉम्बिनेशन ए, कॉम्बिनेशन बी, कॉम्बिनेशन सी और कॉम्बिनेशन डी। इसमें जो है नंबर ऑफ एप्पल्स या एक्स गुड की जो क्वांटिटी है वो है आपके पास, कंज्यूमर कंज्यूम कर रहा है 1 यूनिट, और नंबर ऑफ ऑरेंजेस यानी वाई गुड की जो को कंज्यूम कर रहा है वो कर रहा है आपका 10 यूनिट। और सेकंड कॉम्बिनेशन में अगर वो नंबर ऑफ एप्पल्स को इंक्रीज कर रहा है तो यहाँ पे जो है ऑरेंजेस को डिक्रीज कर रहा है, तो MRS XY जो है 3 होगा, क्योंकि यहाँ पे जो है वो एक एडिशनल यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं आपका एप्पल का 2 के लिए, तो सेक्रीफाइस कर रहा है नंबर ऑफ ऑरेंजेस को 3 यूनिट को, वही जो है MRS XY कहलाती है। अब बात करते हैं MRS XY को जो है इस प्रकार डिनोट किया जाता है, यानी MRS XY यानी मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एक्स एंड वाई कमोडिटी। मार्जिनल MRS XY इक्वल टू डेल्टा Y यानी Y में कितना चेंज करना पड़ेगा, कितना डिक्रीज करना पड़ेगा अपॉन X को डेल्टा X यानी X में कितना चेंज करना पड़ेगा। यही जो है आपका MRS यानी मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन को दर्शाता है। यानी सैक्रिफाइस लॉसेस वाई एक्सिस को हम जो है वाई में वाई कमोडिटी को सैक्रिफाइस करेंगे, गेन ऑफ एक्स एक्सिस यानी एक्स कमोडिटी को हम इंक्रीज कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका स्लोप ऑफ द इंडिफरेंस कर्व। नेक्स्ट है इंडिफरेंस कर्व का स्लोप किस प्रकार होता है, वो होता है आपका इंडिफरेंस कर्व का डाउनवर्ड टू द राइट। कंज्यूमर इज विलिंग टू सैक्रिफाइस 3 यूनिट ऑफ गुड वाई फॉर 1 मोर यूनिट ऑफ गुड एक्स, यानी कि कंज्यूमर विलिंग कर रहा है टू सैक्रिफाइस 3 यूनिट ऑफ गुड वाई, यानी कि 3 यूनिट जो है गुड वाई की सैक्रिफाइस कर रहा है मोर यूनिट ऑफ एप्पल को कंज्यूम करने के लिए। यही जो है स्लोप क्या बताता है इंडिफरेंस कर्व का, स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व यानी ढाल। इंडिफरेंस कर्व का जो ढाल है वो कैसा होता है, डाउनवर्ड टू द राइट कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। स्लोप यानी डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, ये है आपका स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व, स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व। नेक्स्ट है आपका इंडिफरेंस कर्व स्लोप डाउनवर्ड टू द राइट, यानी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ द इंडिफरेंस कर्व, यानी इंडिफरेंस कर्व के क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, यानी इसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आपके इंडिफरेंस कर्व के। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है इंडिफरेंस कर्व स्लोप डाउनवर्ड टू द राइट। इंडिफरेंस कर्व का जो स्लोप होता है वो डाउनवर्ड टू द राइट होता है, यानी इस प्रकार का जो इंडिफरेंस कर्व है वो होता है डाउनवर्ड टू द राइट।
Inference curve being downward sloping mean that when consumption of one good increase, यानी consumption of one good increase कर रहे हैं हम, यानी एप्पल्स के गुड को इंक्रीज कर रहे हैं, तो sacrifice consumption of other good decrease, यानी ऑरेंज के को हम जो है डिक्रीज कर रहे हैं। फर्स्ट जो है 5 यूनिट ऑरेंज की ले रहे थे, 2 यूनिट जो है हम क्या कहते हैं एप्पल्स को ले रहे थे। जैसे ही हमने जो है एप्पल्स को 1 यूनिट इंक्रीज किया तो डिक्रीज किया हमने ऑरेंज को। ये जो है आपका इन्फ्लुएंस कर्व को की प्रॉपर्टी है। फर्स्ट इन्फ्लुएंस कर्व स्लोप डाउनवर्ड टू द राइट। उसके बाद नेक्स्ट है आपका इंडिफरेंस कर्व आर कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, यानी इंडिफरेंस कर्व जो है कॉन्वेक्स होता है आपका। इंडिफरेंस कर्व आर कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, यानी इंडिफरेंस कर्व जो होता है वो होता है आपका कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, यानी मूल बिंदु से जो है ओरिजिन होता है कॉन्वेक्स होता है आपका। इस प्रकार से होता है इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व इज कॉन्वेक्स बिकॉज ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। कॉन्वेक्स इस कारण होता है इंडिफरेंस कर्व क्योंकि डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, यानी प्रतिस्थापन की सीमांत दर घटने के कारण इंडिफरेंस कर्व क्या होता है आपका उत्तल या कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इंडिफरेंस कर्व कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, यानी इंडिफरेंस कर्व जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते, एक दूसरे को कट नहीं कर सकते। इंडिफरेंस कर्व कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, इंडिफरेंस कर्व जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती है। सेटिस्फैक्शन लेवल एट ए, सेटिस्फैक्शन लेवल एट बी, आप देख सकते हैं, यानी कि जो है ये इंडिफरेंस कर्व है IC1 और ये है इंडिफरेंस कर्व 2 IC2, यानी कि ये जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती है इंडिफरेंस कर्व। उसके बाद नेक्स्ट है आपका हायर इंडिफरेंस कर्व प्रेजेंट ए हाई लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। हायर इंडिफरेंस कर्व प्रेजेंट करता है हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन को, यानी कि IC1 जो है कम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन को दर्शाएगा और IC2 जो है कंज्यूमर को हाई लेवल का सेटिस्फैक्शन देगा। एक्स एक्स पे गुड एक्स को डिनोट किया गया है और वाई एक्स पे जो है गुड वाई पे। पॉइंट बी ऑफर्स ग्रेटर अमाउंट ऑफ गुड एक्स इवन व्हेन अमाउंट ऑफ वाई रिमेनिंग सेम, इट मस्ट यील्ड हाई लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, यानी जो बी पॉइंट है वो हमें जो है या कंज्यूमर को हाई लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन प्राप्त होगा। एक आता है आपका मोनोटोनिक प्रेफरेंस। मोनोटोनिक प्रेफरेंस यानी मोनोटोनिक वरीयता मीन्स दैट ए rational consumer always prefer more of a commodity without sacrifice the other commodity and it offer him a high level of satisfaction। यानी मोनोटोनिक प्रेफरेंस का मतलब यह है कि एक तर्कसंगत उपभोक्ता, एक रैशनल कंज्यूमर, एक तर्कशील तरीके से सोचने वाला कंज्यूमर हमेशा दूसरी वस्तु का त्याग किए बिना एक वस्तु को अधिक पसंद करता है क्योंकि वह इससे उच्च स्तर की संतुष्टि प्रदान करता है। मोनोटोनिक प्रेफरेंस क्या बताता है कि ए रैशनल कंज्यूमर ऑलवेज प्रेफर मोर ऑफ ए कमोडिटी विदाउट सैक्रिफाइस द अदर कमोडिटी एज इट ऑफर हिम ए हाई लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। उसके बाद नेक्स्ट आएगा इंडिफरेंस कर्व परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन, यानी परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन गुड के केस में जो है इंडिफरेंस कर्व किस प्रकार से होगा। द डिग्री ऑफ कॉन्वेक्सिटी एंड इंडिफरेंस कर्व डिपेंड अपॉन द रेट ऑफ
fall in the marginal rate of x for y. आपका इंडिफरेंस कर्व ऑफ परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, या जब जो है परफेक्ट सब्स्टिट्यूट होगा गुड्स, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट गुड के केस में जो है इंडिफरेंस कर्व किस प्रकार होगा? द डिग्री ऑफ कॉन्वेक्सिटी ऑफ एन इंडिफरेंस कर्व डिपेंड करता है आपका अपॉन द रेट ऑफ फॉल इन द मार्जिनल रेट ऑफ x फॉर y. When two goods are perfectly substitute of each other, the indifference curve is straight line. यानी इंडिफरेंस कर्व परफेक्ट सब्स्टिट्यूट के केस में एक स्ट्रेट लाइन होगा, यानी एक अंदिमान वक्र की उत्तलता की डिग्री जो है किस पे डिपेंड करती है? y के लिए सीमांत दर x में गिरावट की दर पर निर्भर करती है। जब दो वस्तुएं क्या हो, एक दूसरे के पूर्ण स्थानापन्न हो, यानी when two goods are perfectly substitutes of each other, the indifference curve is straight line. यानी इस प्रकार का इंडिफरेंस कर्व परफेक्ट कॉम्पिटिशन या परफेक्ट सब्स्टिट्यूट गुड के केस में इंडिफरेंस कर्व कैसा होता है? स्ट्रेट लाइन होता है, यानी IC1, IC2, IC3 की तरह होता है। ग्रेटर द MRS greater will be the convexity of the indifference curve. इन परफेक्ट सब्स्टिट्यूट गुड, यानी जब परफेक्ट सब्स्टिट्यूट गुड होगा, जैसे चाय और कॉफी के केस में जो है इंडिफरेंस कर्व कैसा होगा आपका? स्ट्रेट लाइन, और उसमें जो है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन गुड x एंड गुड y, यानी MRS XY इक्वल टू क्या होगा आपका? 1 के बराबर। परफेक्ट सब्स्टिट्यूट गुड के केस में जो है इंडिफरेंस कर्व स्ट्रेट लाइन होगा और MRS XY इक्वल टू 1 के बराबर होगा। एंड उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका व्हेन टू गुड आर परफेक्टली कंप्लीमेंट्री देन इंडिफरेंस कर्व बिकम स्ट्रेट लाइन। जब जो है दो गुड परफेक्टली कॉम्प्लीमेंट हो, कॉम्प्लीमेंट गुड का मतलब होता है कि पूरक वस्तुएं हो। इंडिफरेंस कर्व ऑफ परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट गुड, यानी पूरक वस्तुएं हो। क्या हो? पूरक वस्तु। पूरक वस्तु के केस में जो है इंडिफरेंस कर्व, पूरक वस्तु के केस में इंडिफरेंस कर्व व्हेन टू गुड्स आर परफेक्टली कॉम्प्लीमेंट्री देन इंडिफरेंस कर्व बिकम स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन विथ राइट एंगल, स्ट्रेट लाइन होगा विथ राइट एंगल के अनुसार। बेंट विच इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, और यह कैसा होगा? कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, यानी कि जब दो समान पूर्ण पूरक होते हैं, गुड दो समान या गुड क्या होते हैं? पूर्ण पूरक होते हैं या कंप्लीमेंट होते हैं, तो इंडिफरेंस कर्व समकोण या मुड़ी हुई सीधी रेखा बन जाती है जो मूल के उत्तल होती है। यानी इंडिफरेंस कर्व जो कॉन्वेक्स, जब कंप्लीमेंट्री गुड के केस में इंडिफरेंस कर्व इस प्रकार हो जाती है, ये हो जाता है आपका IC1 हो जाती है आपका कॉम्प्लीमेंट गुड के केस में। कॉम्प्लीमेंट गुड में जो है आता है आपका 10 और CI। इन परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट गुड MRS XY इज इक्वल टू 0। उस केस में जो है MRS XY जो है वो होती है आपका इक्वल टू 0। परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री गुड के केस में इंडिफरेंस कर्व राइट स्ट्रेट होती है, स्ट्रेट लाइन विथ राइट एंगल, और जो MRS होते हैं MRS XY वो होते हैं आपका इक्वल टू 0 के बराबर। Two products are perfect complementary when you always want to consume x and y together in the same proportional ratio. The MRS is 0 और infinity। MRS क्या होगा? 0 और infinity के बीच में होगा। Two products are perfect complement। जब दो गुड जो है perfect complement होंगे, उस केस में क्या होगा कि want to consumer जो x एंड y करेगा, गुड को कंज्यूम करेगा इन द सेम प्रोपोर्शनल रेशियो।
उस केस में MRS 0 और इन्फिनिटी के बराबर होगा। इन्फिनिटी और 0 तब होगा जब इस प्रकार का होगा, इस केस में जो है 0 होगा और इस केस में जो है इन्फिनिटी होगा। एग्जाम्पल, राइट so and left so, you need exactly one right so with never left so. The inference curve for perfect complement will always be right angle. Inference curve for perfect complement will always क्या होगा, right angle होगा। In the diagram below, if you have one राइट शूज, अब अगर आपके पास राइट शू है, यू ओनली नीड वन लेफ्ट, यानी कि आपके पास राइट शू है तो आपको नीड है वन लेफ्ट शू की। सो इफ यू हैव वन राइट शू एंड 5 लेफ्ट शू, यू आर स्टिल ऑन द सेम इन्फ्लुएंस कर्व बिकॉज दोज एक्स्ट्रा लेफ्ट शू विल जस्ट गो टू वेस्ट। The best point to be at is the corner of each interference curve. Each interference curve least amount of waste. The ratio for perfect complement does not always have to be 1 to 1. Example, you could have 2 ice cups in every glass of oranges juice. उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका कॉम्बिनेशन ऑफ ऑफरिंग द सेम यूटिलिटी। कॉम्बिनेशन ऑफरिंग द सेम यूटिलिटी। कॉम्बिनेशन ए, कॉम्बिनेशन बी, कॉम्बिनेशन नंबर ए, कॉम्बिनेशन नंबर बी, कॉम्बिनेशन नंबर सी, कॉम्बिनेशन डी और कॉम्बिनेशन ई। लेफ्ट शूज, हमारे पास 1 लेफ्ट शू है तो राइट शू भी 1 होना चाहिए। बी कॉम्बिनेशन में अगर लेफ्ट शू 1 है तो राइट शू 2 हो गए, तो 1 लेफ्ट शू क्या हो गया हमारे पास, वो बेकार हो गया। सी कॉम्बिनेशन में 1 लेफ्ट शू, राइट शू 3 हो गए। डी में 1 लेफ्ट शू 4 राइट शू। ई कॉम्बिनेशन में 1 लेफ्ट शू एंड 5 right shoes. Let us understand this by drawing the combination of scenario 1 on graph. राइट शू यहाँ पे जो है y एक्सिस पे राइट शू को डिनोट किया गया है और x एक्सिस पे या हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे जो है हमने लेफ्ट शू को लिया है। व्हेन 1 लेफ्ट शू हमारे पास 1 है, लेफ्ट शू 1 होने पे जो है राइट शू 1 2 3 4 और 5 है, तो जो इंडिफरेंस कर्व बनेगा वो इस प्रकार से बनेगा। कॉम्बिनेशन ऑफरिंग द सेम यूटिलिटी, यानी अगर हमारे पास जो है राइट शू 1 होंगे और लेफ्ट शू जो है 1 2 3 4 5 होगा, तो उसमें जो है कैसे होगा, जो इंडिफरेंस कर्व होगा वो हॉरिजॉन्टल होगा। एंड नेक्स्ट है आपका, सो कॉम्बिनिंग ऑल द अबव 2 सिनारियो द फाइनल इंडिफरेंस कर्व वुड लुक लाइक दिस एल सेवन लिंक्ड एट 90 डिग्री। यानी कॉम्प्लीमेंट्री गुड के केस में जो इंडिफरेंस कर्व का शेप बनेगा वो बनेगा आपका एल सेवन या 90 डिग्री के एज में, जहाँ पे जो है MRS एक्स वाई कॉम्प्लीमेंट्री के गुड के केस में MRS एक्स वाई इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी के बीच होता है। एंड नेक्स्ट है एग्जाम्पल, द एल सेवन किंग एट 90 डिग्री इंडिफरेंस कर्व इंडिकेट दैट बंडल 2 and 2 इज बेटर देन बंडल 1 and 1। यानी कि जो एल सेव किंग एट 90 डिग्री का जो इंडिफरेंस कर्व है, 90 डिग्री का ये जो इंडिफरेंस कर्व है ये बेटर है आपका 2 इज
टू जो है ये बेटर है आपका 1 and 1 से, एंड 3,3 जो है वो बेटर है आपका 2,2 से। सिमिलरली बंडल नंबर 3 is 3 better off than the bundle number 1 and 1 and 2 and 2, so on. Hence bundle 5 and 5 would be most preferred by the consumer as it has more of both the good that than other bundle of goods, since the consumer utility will not increase when he or she gets a new right shoes without getting a new left shoes. A bundle 5 give the highest utility of the consumer other bundle, यानी कि 5,5 जो है वो कंज्यूमर को हाईएस्ट लेवल की सेटिस्फैक्शन देता है। इंडिफरेंस कर्व ऑफ बैड एंड गुड जो है, जब इंडिफरेंस कर्व कब हो, क्या की शेप कैसे होगी, जब जो है हमारे पास गुड गुड्स होंगे या बैड गुड्स होंगे। इन केस ऑफ बैड कमोडिटी इंडिफरेंस कर्व शिफ्ट्स बैकवर्ड, यानी जो है हमारे पास क्लोथ वाई एक्सिस पे जो है क्लोथ को ले रखा है और एक्स एक्सिस पे जो है पॉल्यूशन को ले रखा है। पॉल्यूशन जो है वो क्या है आपका बैड गुड्स है, पॉल्यूशन जो है बैड गुड्स है, पॉल्यूशन बैड गुड है, पॉल्यूशन बैड गुड है, जबकि क्लोथ जो है क्लोथिंग जो है वो गुड गुड्स है, क्लोथिंग गुड गुड्स। तो इस केस में क्या होगा, इंडिफरेंस कर्व बैकवर्ड बेंड होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है इस प्रकार से इंडिफरेंस कर्व होगा, IC1, IC2, IC3, IC4, ये जो है बैकवर्ड बेंडिंग होगा गुड गुड्स के केस में और बैड गुड्स के केस में। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं आपका इंडिफरेंस कर्व न्यूट्रल गुड। जब न्यूट्रल गुड होंगे या तटस्थ वस्तुएं होंगी उस केस में जो है इंडिफरेंस कर्व का जो शेप होगा वो किस प्रकार होगा, इफ एक्स गुड इज न्यूट्रल देन इंडिफरेंस कर्व हॉरिजॉन्टल, यानी जब एक्स गुड जो है, इफ एक्स गुड इज न्यूट्रल, एक्स गुड कैसे होगी आपका न्यूट्रल होगी, देन इंडिफरेंस कर्व कैसा होगा आपका हॉरिजॉन्टल, यानी एक्स गुड जो है न्यूट्रल है तो उस केस में इंडिफरेंस कर्व हॉरिजॉन्टल होगी, क्या परफेक्टली इलास्टिक होगी। IC1, IC2, IC3, IC4 न्यूट्रल गुड के केस में इंडिफरेंस कर्व जो है हॉरिजॉन्टल होगी। इफ वाई गुड इज न्यूट्रल, यानी अगर वाई गुड न्यूट्रल होगी उस केस में इंडिफरेंस कर्व इज वर्टिकल। अगर वाई गुड क्या है न्यूट्रल है या तटस्थ है तो इंडिफरेंस कर्व जो है वो वर्टिकल होगी या परफेक्टली इनइलास्टिक होगी, यानी कि इस प्रकार की होगी, इस प्रकार की। आप देख सकते हैं फिगर नंबर 811 जो है इंडिफरेंस कर्व बिटवीन न्यूट्रल गुड, ए न्यूट्रल गुड और इंडिफरेंस कर्व बिटवीन गुड और न्यूट्रल गुड एक्स कमोडिटी, ठीक है। एंड नेक्स्ट है आपका इफ ए कमोडिटी एक्स इज न्यूट्रल गुड एंड वाई इज नॉर्मल गुड, if a commodity X is neutral good and Y is normal good, then the indifference curve will be horizontal line indicating that the higher level of indifference curve will mean higher level of satisfaction, because upward movement will mean a good commodity is increased and the quantity of the neutral good remaining the same.
On the other hand, if commodity Y is neutral, while commodity X is good or normal good, then indifference curve will be vertical straight line, वर्टिकल हो जाएगी इस प्रकार से। एंड उसके बाद बजट लाइन के बारे में जानते हैं। बजट लाइन शो ऑल द कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स विच द कंज्यूमर कैन बाई by the spending his given money income on the two goods at their given prices। बजट लाइन क्या दर्शाता है? बजट लाइन शो करती है आपका ऑल दोज कॉम्बिनेशन of two goods which the consumer can buy by spending his given money income on the two goods at their given price। यानी कि प्राइस दी हुई होंगी और जो है मनी इनकम जो है वो दी हुई होगी, उसमें जो है दो वस्तु को वो परचेज कर लेगा। यानी बजट रेखा दो वस्तु के उन विभिन्न संयोजनों को दर्शाता है, उन डिफरेंट कॉम्बिनेशन को दर्शाता है जिन्हें उपभोक्ता अपनी दी गई आय या धन को दो वस्तुओं पर उनकी दी गई कीमत पर खर्च करके खरीद सकता है। When income of a consumer is 60 rupees, प्राइस ऑफ एक्स गुड यानी कि एक्स गुड यानी चॉकलेट की जो प्राइस है वो 2 RS पर है ईच, और प्राइस ऑफ वाई गुड टॉफी 1 RS ईच। तो इसमें जो है आपका जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम रेफर्स टू ऑप्टिमल चॉइस ऑफ द कंज्यूमर, इट रीचेस व्हेन द मैक्सिमम हिज सेटिस्फैक्शन। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम रेफर्स करता है टू ऑप्टिमम चॉइसेस ऑफ द कंज्यूमर, इट रीचेस व्हेन मैक्सिमम हिज सेटिस्फैक्शन। उपभोक्ता इक्विलिब्रियम उपभोक्ता की इष्टतम पसंद को संदर्भित करता है, यह तब पहुंचता है जब वह अपनी संतुष्टि को अधिकतम करता है। यानी कि इक्विलिब्रियम में कोई भी कंज्यूमर तब पहुंचेगा जब उसकी सेटिस्फैक्शन लेवल जो है वो मैक्सिमम होगी। इन केस ऑफ इंडिफरेंस कर्व, कंज्यूमर मैक्सिमाइज हिज सेटिस्फैक्शन लेवल व्हेन टू कंडीशन आर सेटिस्फाइड। जब जो है दो कंडीशन जो है सेटिस्फैक्शन होंगे तब जो है इंडिफरेंस कर्व में जो है कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन लेवल में होगा। व्हेन MRS इक्वल टू क्या होगा, पी एक्स प्राइस ऑफ एक्स अपॉन पी वाई, यानी MRS इक्वल टू हो जाएगा आपका पी एक्स अपॉन पी वाई, स्लोप ऑफ प्राइस लाइन, यानी कि पी एक्स और पी वाई जो है स्लोप ऑफ प्राइस लाइन को दर्शाते हैं। ये क्या दर्शाते हैं आपके, स्लोप ऑफ प्राइस लाइन। प्राइस लाइन को, और इंडिफरेंस कर्व इज कॉन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, यानी कि इक्विलिब्रियम पॉइंट में जो है इंडिफरेंस कर्व का जो शेप होना चाहिए वो कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होना चाहिए, कॉन्वेक्स होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं आपका सपोज कंज्यूमर के पास जो इनकम है वो है आपका 60 रुपीज, और 60 रुपीज को वो है जो है दो गुड्स को कंज्यूम करने में स्पेंड करता है। प्राइस ऑफ गुड वन यानी कि चॉकलेट की जो प्राइस है 2 RS ईच है, यानी 2 रुपया प्रति चॉकलेट है। और उसके बाद प्राइस ऑफ गुड 2 यानी टॉफी की जो क्या कहते हैं प्राइस है वो है 1 RS ईच। यूनिट ऑफ गुड 1, यूनिट ऑफ गुड 2, यूनिट ऑफ गुड 1 0 परचेज करेगा, व्हेन यूनिट ऑफ गुड 2 की जो है 60 यूनिट कर रहा है, क्योंकि ट्रॉफी जो है 1 RS ईच की है। तो वो कंज्यूमर क्या कर रहा है कि अपनी जो उसकी 60 रुपये इनकम है, इनकम ऑफ 60 रुपये, उसको पूरा जो है यूनिट ऑफ 2 गुड्स को कंज्यूम करने में परचेज कर स्पेंड कर दे रहा है।
व्हेन यूनिट ऑफ गुड 1 कंज्यूम करने में जो है स्पेंड कर रहा है आपका 10, तो वही जो है यूनिट ऑफ गुड 2 परचेज कर रहा है आपका 40, एंड यूनिट ऑफ गुड 1 जो है वो 20 कर रहा है, तो वही जो है यूनिट ऑफ गुड 2 जो है वो कर रहा है आपका 20। व्हेन यूनिट ऑफ गुड नंबर 3 1 को जो है कंज्यूम करने में अपनी इनकम स्पेंड कर दे रहा है, यानी 30 यूनिट गुड को परचेज कर रहा है, तो यूनिट ऑफ गुड 2 जो है वो 0 हो जा रही है। इस प्रकार जो बजट लाइन है वो इनकम, दी हुई इनकम और प्राइस पे जो है इस प्रकार स्ट्रेट लाइन यानी डाउनवर्ड बनती है। बजट लाइन इक्वेशन, बजट लाइन का जो इक्वेशन होता है बजट लाइन का वो होता है आपका P1x1 प्लस P2x2 इक्वल टू y, यानी y जो है इनकम जो है किसी भी कंज्यूमर की वो प्राइस ऑफ x1 गुड और प्राइस ऑफ x2 गुड के उसमें जो है स्पेंड होती है। बजट लाइन इनकम स्पेंड ऑन गुड x एंड इनकम मस्ट नॉट एक्सीड द मनी इनकम, ये जो है फिजिबल और अटेंडेबल कॉम्बिनेशन है, इसको जो है वो परचेज कर सकता है कोई भी कंज्यूमर, और यह जो है नॉन फिजिबल और नॉन अटेनेबल कॉम्बिनेशन है, क्योंकि जो है कंज्यूमर के पास इतनी इनकम नहीं होती है। इस जो भी गुड कंज्यूम करेगा वो परचेज करेगा वो बजट लाइन के अंदर या बजट के लाइन के पास से ही कंज्यूम करेगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम डायग्राम, यानी कंज्यूमर कब जो है इक्विलिब्रियम में होगा। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम डायग्रामेटिकली जो है प्रेजेंटेशन देख सकते हैं आप। कंज्यूमर का जो इक्विलिब्रियम है डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन वो है आपका गुड y जो है x गुड y को जो है y वर्टिकल एक्स पे दिखाया गया है और गुड x को जो है x एक्स पे दिखाया गया है। यहाँ पे जो है कंज्यूमर की जो इनकम है वो 60 है, तो उस प्रकार जो है ये जो बजट लाइन खींची गई है 60 और 30 के बीच में बजट लाइन खींची गई है, और यहाँ पे जो कंज्यूमर की जो इंडिफरेंस कर्व है जहाँ पे बजट लाइन को इंटरसेक्ट करेगी इंडिफरेंस कर्व वो जो है इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा, यानी ई पॉइंट जो है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को डिनोट करता है। ई पॉइंट क्या करता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, क्योंकि यहाँ पे जो है कंज्यूमर का जो इंडिफरेंस कर्व है और बजट लाइन है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। ई पॉइंट जो है कंज्यूमर की इक्विलिब्रियम को दर्शाता है, कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम को दर्शाता है। ई पॉइंट कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम को दर्शाता है, वहां पे जो है डिफरेंस कर्व और बजट लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। हमने जाना MRS XY इक्वल टू क्या होता है आपका स्लोप ऑफ MRS XY, MRS इक्वल टू क्या होता है आपका PX अपॉन PY होता है PX अपॉन PY। ऐसी डिफरेंस कर्व इज कॉन्वेक्स एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, यानी कॉन्वेक्स होता है आपका इंडिफरेंस कर्व इक्विलिब्रियम पॉइंट के बाद। अब उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है आपका यूटिलिटी एनालिसिस। नेक्स्ट टॉपिक है यूटिलिटी एनालिसिस यानी उपयोगिता एनालिसिस। नेक्स्ट टॉपिक है यूटिलिटी एनालिसिस। नेक्स्ट है यूटिलिटी एनालिसिस।
ये है आपका यूटिलिटी एनालिसिस यानी उपयोगिता विश्लेषण। बात करेंगे यूटिलिटी एनालिसिस की। यूटिलिटी मीन्स satisfaction derived from consumption of a good. Utility also called want satisfying power. यूटिलिटी यानी उपयोगिता क्या बताती है? यूटिलिटी मीन्स satisfaction derived from consumption of a good. Utility means satisfaction derived from consumption of a good. Utility also called want satisfying power, यानी कि उपयोगिता जो है क्या तो बताती है? want satisfying power, यानी किसी कंज्यूमर की इच्छा की पूर्ति करने की पावर को बताती है। यानी उपयोगिता का अर्थ है किसी वस्तु के उपभोग से प्राप्त संतुष्टि। किसी वस्तु के उपभोग से, किसी वस्तु को कंज्यूम करने से जो सेटिस्फैक्शन लेवल प्राप्त होता है वही जो है उपयोगिता कहलाती है। उपयोगिता को संतोषजनक शक्ति चाहते हैं भी कहा जाता है, यानी यूटिलिटी ऑल्सो कॉल्ड वांट सेटिस्फाइंग पावर, यानी वांट सेटिस्फाइंग पावर भी कहा जाता है। द कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी फर्स्ट गिवन बाय बेंथम इन 18th सेंचुरी, यानी कि यूटिलिटी का जो कॉन्सेप्ट दिया था वो दिया था 18th सेंचुरी में बेंथम ने। पूछा जा सकता है कि यूटिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो सबसे पहले किसने दिया था? तो सबसे पहले यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट दिया था आपका बेंथम ने। अकॉर्डिंग टू मार्शल, यूटिलिटी इज एक्चुअली मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी, यूटिलिटी इज इंडिपेंडेंट। यानी मार्शल के अनुसार जो है उपयोगिता वास्तव में पैसे के संदर्भ में मापने योग्य है। उपयोगिता स्वतंत्र है, यानी यूटिलिटी इज इंडिपेंडेंट। अकॉर्डिंग टू मार्शल, मार्शल का कहना है कि यूटिलिटी इज इंडिपेंडेंट, यानी उपयोगिता जो है वो स्वतंत्र है। उसके बाद इंट्रोस्पेक्टिव मेथड इज यूज्ड फॉर यूटिलिटी, यानी इंट्रोस्पेक्टिव मेथड यूज किया जाता है आपका यूटिलिटी में। इट मीन्स बाय जजिंग सेल्फ ऑब्जर्वेशन, यानी उपयोगिता के लिए आत्मनिरीक्षण विधि, यानी सेल्फ इंट्रोस्पेक्टिव मेथड, इंट्रोस्पेक्टिव यानी आत्मनिरीक्षण विधि का उपयोग किया जाता है। इसका अर्थ है कि आत्म अवलोकन का अंकन करना कि हमें जो है कितना संतुष्टि मिली है किसी गुड के कंज्यूम करने से। एंड उसके बाद नेक्स्ट आता है अकॉर्डिंग टू मार्शल, टोटल मार्जिनल यूटिलिटी डज नॉट चेंज विथ प्राइस, यानी मार्शल का कहना है कि मार्शल के अनुसार कुल सीमांत उपयोगिता कीमत के साथ नहीं बदलती है। अकॉर्डिंग टू मार्शल, टोटल मार्जिनल यूटिलिटी डज नॉट चेंज विथ प्राइस, यानी मार्शल का कहना है कि टोटल मार्जिनल यूटिलिटी वो जो है प्राइस के साथ चेंज नहीं होती है। उसके बाद मार्जिनल यूटिलिटी इज सिग्निफिकेंस फॉर डिटरमाइनिंग द प्राइस ऑफ कमोडिटी, यानी वस्तु की कीमत निर्धारण करने के लिए सीमांत उपयोगिता महत्वपूर्ण है। मार्शल का कहना है कि किसी भी वस्तु की कीमत को निर्धारण करने के लिए जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो महत्वपूर्ण है। द मार्जिनल यूटिलिटी इज हेल्पफुल फॉर एक्सप्लेन द पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू, यानी मूल्य के विरोधाभास को समझने के लिए सीमांत उपयोगिता सहायक है या हेल्पफुल है। मूल्य के विरोधाभास का जो कॉन्सेप्ट है, यानी पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट या पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू, वो कॉन्सेप्ट दिया था आपका एडम स्मिथ ने। एग्जाम्पल से समझते हैं वाटर डायमंड पैराडॉक्स। वाटर डायमंड यानी जल हीरा विरोधाभास जो है वो कॉन्सेप्ट दिया था आपका एडम स्मिथ ने। उनका कहना है कि जल जो है मनुष्य के लिए इतना महत्वपूर्ण होते हुए भी उसकी जो वैल्यू है वो बहुत कम है, जबकि डायमंड जो है मनुष्य के लिए उतना उपयोगी नहीं है लेकिन उसकी जो वैल्यू है वो ज़्यादा है। इसलिए जो है वाटर डायमंड पैराडॉक्स यानी जल हीरा विरोधाभास इसे कहा जाता है। वाटर वैल्यू ऑफ यूजेस
एंड डायमंड वैल्यू ऑफ एक्सचेंज, यानी जल जो है उपयोग का मूल्य है और हीरा जो है विनिमय का मूल्य है, यानी वैल्यू ऑफ एक्सचेंज है डायमंड। प्रोफेसर फिशर यूज यूटिल फॉर मेजरिंग यूटिल, यानी प्रोफेसर फिशर का कहना है उपयोगिता को मापने के लिए उपयोग का उपयोग करते हैं, यानी कि प्रोफेसर फिशर का कहना है यूज यूटिल फॉर मेजरिंग यूटिलिटी, यूज यूटिल फॉर मेजरिंग यूटिलिटी, यानी यूटिलिटी को मेजर करने के लिए यूटिल किया जाता है, उपयोगिता किया जाता है। उसके बाद बात करते हैं हम कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। इससे पहले हमने जहाँ जाना ऑर्डिनल यूटिलिटी, ऑर्डिनल यूटिलिटी पे जो है आपका इंडिफरेंस कर्व बेस्ड है, और कार्डिनल यूटिलिटी का जो कॉन्सेप्ट दिया था वो दिया था आपका मार्शल ने। कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस का जो कॉन्सेप्ट दिया था वो दिया था आपका मार्शल ने। कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस जो दिया था वो दिया था आपका मार्शल ने। कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस का मतलब है कि हम जो है उपयोगिता को अपने गणनावाचक रूप में मेजर कर सकते हैं, यानी इसको जो है यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं। यानी कार्डिनल यूटिलिटी मीन सेटिस्फैक्शन ऑफ कंज्यूमर कैन बी मेजर इन क्वांटिटेटिव टर्म, यानी हम इसको जो है क्वांटिटेटिव टर्म जो में मेजर कर सकते हैं मात्रात्मक रूप में, लाइक 5 यूनिट, 10 यूनिट एंड 15 यूनिट एक्स्ट्रा। Many professors like Dupuit, Gosselin, Wallace, Menger and Jones support this view, यानी कि जो कार्डिनल यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट दिया था मार्शल ने उसको सपोर्ट किया है आपका पहले जो प्रोफेसर थे वो हैं आपके ड्यूपिट, फिर उसके बाद गॉसेन के बाद वालरस के बाद आते हैं आपका मेंजर और उसके बाद जेवेंस ने इनको जो है सपोर्ट किया था। कार्डिनल यूटिलिटी का मतलब है कि उपभोक्ता की संतुष्टि मात्रात्मक शब्दों में मापी जा सकती है, यानी मेजर कर सकते हैं। ऑर्डिनल यूटिलिटी सिर्फ जो है उसमें जो है दो यूटिलिटी को कंपेयर कर सकते हैं, और क्या कहते हैं आपका कार्डिनल यूटिलिटी में यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं संख्यात्मक या मात्रात्मक में। जैसे ड्यूपिट, गोसेन, वालरस, मेंजर और जेवेंस इस दृष्टिकोण का समर्थन करते हैं, यानी कि कार्डिनल यूटिलिटी को फॉलो करते हैं या समर्थन करते हैं, इसको सपोर्ट करते हैं। एंड ऑर्डिनल यूटिलिटी अकॉर्डिंग टू हिक्स एंड एलन, यूटिलिटी इज ए ऑर्डिनल अप्रोच विच इज मेजरिंग इन क्वालिटेटिव टर्म नॉट इन क्वांटिटेटिव टर्म, यानी कार्डिनल यूटिलिटी को हम जो है क्वांटिटेटिव टर्म में मेजर कर सकते हैं, बल्कि जो ऑर्डिनल यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट है ऑर्डिनल यूटिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है उसको जो है हम मेजर कर सकते हैं आपका क्वालिटेटिव टर्म्स में, यानी इसको क्वालिटेटिव इसमें जो है सिर्फ तुलना कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं, और इसमें क्वांटिटेटिव टर्म्स में इसको जो है मेजर नहीं कर सकते हैं। ऑर्डिनल यूटिलिटी का जो कॉन्सेप्ट दिया था वो दिया था आपका हिक्स एंड एलन ने। इंडिफरेंस कर्व अप्रोच बेस्ड ऑन ऑर्डिनल यूटिलिटी, इंडिफरेंस कर्व अप्रोच किस पे बेस्ड है? ऑर्डिनल यूटिलिटी। ऑर्डिनल यूटिलिटी मतलब क्वालिटेटिव टर्म्स में, और क्वांटिटेटिव टर्म में जो मतलब कि उसको जो है कार्डिनल यूटिलिटी। उसके बाद नेक्स्ट है आपका रिलेशन बिटवीन टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी। टीयू डिनोट करता है यहाँ पे, टीयू टोटल यूटिलिटी को, टीयू जो है टोटल यूटिलिटी को डिनोट करता है। टीयू का मतलब होता है टोटल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी यूटिलिटी टोटल यूटिलिटी। एंड एमयू का मतलब होता है मार्जिनल यूटिलिटी, यानी एडिशनल यूटिलिटी, मार्जिनल
मार्जिनल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी। आप देख सकते हैं टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी में क्या रिलेशन है। टोटल यूटिलिटी कैप्स ऑफ टी कंज्यूम्ड पर डे जो है टोटल यूटिलिटी, अगर हम जो है कप्स ऑफ टी को कंज्यूम कर रहा है एक कंज्यूमर, जब एक कप टी को ले रहा है तो उसको टोटल यूटिलिटी जो प्राप्त हो रही है वो हो रही है आपके 12 यूनिट या 12 यूटिल्स। और उसके बाद मार्जिनल यूटिल्स भी जो है 12 के बराबर होती है, क्योंकि फर्स्ट जो यूटिल्स होती है या टोटल यूटिलिटी होती है, फर्स्ट यूटिल्स में जो है आपका मार्जिनल यूटिलिटी भी जो है टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल के बराबर होती है। जब सेकंड एडिशनल गुड्स को कंज्यूम करते हैं, जैसे जो है कंज्यूम कर रहा है 2 कप टी की, तो टोटल यूटिलिटी जो है वो मिल रही है आपका 22 और मार्जिनल यूटिलिटी वो मिल रही है आपकी 10 के बराबर। उसी प्रकार जब 3 कप टी को कंज्यूम कर रहा है कंज्यूमर, तो उसको जो है मिल रहा है आपका टोटल यूटिलिटी 30, लेकिन जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो डिक्रीज हो जा रही है। और जब 4 कप टी को ले रहे हैं तो उस समय जो है उसकी टोटल यूटिलिटी 36 हो रही है, और जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो हो रही है आपकी 6। इसी प्रकार 5th यूनिट में 40 यूटिल्स और उसके बाद 4 यूटिल्स मार्जिनल यूटिल्स, और उसके बाद 6 यूनिट में जो है 41 और मार्जिनल यूटिलिटी 1। 7th में क्या हो जा रहा है कि माइनस में हो जा रहा है, 39 टोटल यूटिलिटी मिल रही है, यानी डिक्रीज हो जा रही है। जब टोटल यूटिलिटी डिक्रीज होती है तो मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिशिंग हो जाती है, और डिक्रीज हो रही है तो फिर माइनस हो जा रही है। इस प्रकार जो है एक्स एक्स पे क्वांटिटी को, वाई एक्स पे जो है मार्जिनल यूटिलिटी को दर्शाया गया है, और इसमें जो है एक्स एक्स पे क्वांटिटी और वाई एक्स पे जो है टोटल यूटिलिटी को दर्शाया गया है। जैसे जैसे टोटल यूटिलिटी इंक्रीज हो रही है वैसे वैसे जो है मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज हो रही है। मार्जिनल यूटिलिटी पहले 12 थी, उसके बाद 10 होगी, फिर 8, फिर 6, फिर 4, फिर 1। यहाँ पे जो है टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होती है, यहाँ पे इस टी पॉइंट में जो है टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम है। जब टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होती है उस समय जो है जो मार्जिनल यूटिलिटी होती है वो हो जाती है आपकी 0 के बराबर। और अगर जो है टोटल यूटिलिटी डिक्रीज होने लगती है तो मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। अब यहाँ पे देख सकते हैं स्टेटमेंट है कि एज टोटल यूटिलिटी इंक्रीज मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज कंटिन्यूटी। टोटल यूटिलिटी जैसे जैसे इंक्रीज होती है मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज होती है। When total utility is maximum, then marginal utility become 0। यानी टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होती है उसमें जो है मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो जाती है। When total utility decreasing, then marginal utility become नेगेटिव। यानी टोटल यूटिलिटी जब डिक्रीज होने लग जाती है तो उसमें जो है मार्जिनल यूटिलिटी वो नेगेटिव में चले जाती है। उसके बाद लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में समझते हैं। नेक्स्ट है आपका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, यानी सीमांत उपयोगिता क्षीणता का नियम या ह्रास नियम। सीमांत लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी states that marginal utility of a good diminishes as individual consumer more and more unit of a good। यानी कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी बताता है कि एक व्यक्ति की सीमांत उपयोगिता कम हो जाती है, यानी एक व्यक्ति एक इंडिविजुअल की मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिश कर जाती है, क्योंकि एक व्यक्ति जो है एक वस्तु की अधिक से अधिक इकाइयों का उपभोग करता है।
एक वस्तु की अब जैसे जैसे कंज्यूमर जो है किसी कमोडिटी की इकाई का मोर कंज्यूम करते जाता है, उसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो डिमिनिश होते जाती है या डिक्रीज होते जाती है। When law of diminishing marginal utility, law of diminishing marginal utility means total utility increase at decreasing rate। यानी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी हमें बताता है कि टोटल यूटिलिटी इंक्रीज होगी एट डिक्रीजिंग रेट। टोटल यूटिलिटी इंक्रीज होगी लेकिन डिक्रीजिंग रेट पे। दिस लॉ ऑल्सो कॉल्ड गोसेन फर्स्ट लॉ। पूछा जा सकता है कि गोसेन का फर्स्ट लॉ कौन सा है? तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी यानी सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम या सीमांत उपयोगिता क्षीणता का नियम जो है गोसेन का फर्स्ट लॉ है, जो बताता है कि जैसे जैसे एक कंज्यूमर जो है मोर गुड को कंज्यूम करते जाता है तो उसकी जो यूटिलिटी है वो डिमिनिश होते जाती है। दिस लॉ इज ऑल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इवेंचुअली डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। यानी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी जो इसको जो है अलग नाम से भी जाना जाता है लॉ ऑफ इवेंचुअली डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। यानी इस नियम को अंततः ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम भी कहा जाता है। लॉ ऑफ इवेंचुअली डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कहा जाता है आपका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को। उसके बाद नेक्स्ट है आपका लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी यानी सम सीमांत उपयोगिता का नियम। लॉ ऑफ इसे जो है गोसेन का सेकंड लॉ भी कहा जाता है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को गोसेन का फर्स्ट लॉ कहा जाता है। लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी को जो है गोसेन का सेकंड लॉ कहा जाता है। दिस लॉ स्टेट्स that the consumer will distribute his money income between the good in such a way that the utility derived from the last rupee spent on each good is equal। यानी यह कानून कहता है, यानी यह लॉ बताता है, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी बताता है कि उपभोक्ता अपनी धन या आय को वस्तु के बीच इस प्रकार वितरित करेगा कि प्रत्येक वस्तु पर खर्च किए गए अंतिम रुपये से प्राप्त उपयोगिता बराबर हो। दिस लॉ स्टेट्स दैट वन द कंज्यूमर विल डिस्ट्रीब्यूट हिज मनी इनकम। यानी अपनी इनकम को इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट करेगा कि बिटवीन द गुड्स इन सच ए वे, इस प्रकार से वस्तु के बीच जो है अपनी इनकम को डिस्ट्रीब्यूट करेगा दैट द यूटिलिटी ड्राइव्ड फ्रॉम द लास्ट रुपी। यानी वह लास्ट रुपी से जो उसको यूटिलिटी प्राप्त होगी उसी के बराबर स्पेंड ऑन ईच गुड इज इक्वल। यानी प्रत्येक वस्तु पर खर्च किए गए अंतिम रुपये से प्राप्त उपयोगिता बराबर हो। दिस लॉ ऑल्सो कॉल्ड गोसेन लॉ। गोसेन्स का सेकेंड लॉ भी कहा जाता है लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी को। दिस लॉ ऑल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। लॉ ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन किसे कहा जाता है? लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी को। लॉ ऑफ इवेंचुअली मार्जिनल यूटिलिटी किसे कहा जाता है? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को। देखो ये है ना लॉ ऑफ इवेंचुअली डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ इवेंचुअली डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ इवेंचुअली डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कहा जाता है आपका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को। और उसके बाद लॉ ऑफ इवेंचुअली डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, और उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका लॉ ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी को कहा जाता है। लॉ ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन जो कहा जाता है वो कहा जाता है आपका इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी को। इट ऑल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन, इसे प्रतिस्थापन का नियम भी कहा जाता है। यानी कि लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल को किस किस नाम से भी जाना जाता है? पहला गोसेन का सेकेंड लॉ, उसके बाद लॉ ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अकॉर्डिंग टू लॉर्ड रॉबिन्सन इट इज लॉ ऑफ इकोनॉमिक्स। यानी और लॉर्ड रॉबिन्सन का कहना है
क्योंकि यह अर्थशास्त्र का नियम है, लॉ ऑफ इकोनॉमिक्स। उन्होंने जो है लॉ ऑफ इकोनॉमिक्स से कहा है आपका, लॉ ऑफ इक्विमार्जिनल यूटिलिटी को लॉर्ड रॉबिन्सन ने क्या कहा, लॉ ऑफ इकोनॉमिक्स। उसके बाद मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एम इकाई, 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 यानी एम यू एम इक्वल टू क्या होता है आपका, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स अपॉन प्राइस ऑफ X commodity in equilibrium condition where the consumer maximize his utility। यानी इक्विलिब्रियम के केस में क्या होता है, कंडीशन where the consumer maximize his utility, यानी marginal utility of X upon Px equal to marginal utility of Y upon Py equal to marginal utility of M। यानी कि हम कह सकते हैं कि M इकाई से, यानी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एम बराबर होता है आपका, क्या होता है, एक्स कमोडिटी से कितनी मार्जिनल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स अपॉन प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ऑफ वाई कमोडिटी अपॉन प्राइस ऑफ वाई कमोडिटी। ये जो है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एम कहलाते हैं, यानी एम इकाई से या इनकम से कितना मार्जिनल यूटिलिटी प्राप्त हो रही है। धन्यवाद। आशा करता हूं कि यह वीडियो जो है आपके लिए लाभदायक सिद्ध हुई होगी। बने रहिए हमारे YouTube चैनल वन स्टॉप एजुकेशन पोर्टल में। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और आगे की आने वाली वीडियो में हम जो है हम जानेंगे आपका डिफरेंट टाइप ऑफ गुड्स के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। उसमें जो है हम जानेंगे आपका नॉर्मल गुड्स, इंफीरियर गुड किसे कहते हैं, और उसके बाद जो है गिफन गुड, वेबलन गुड, डिफरेंट टाइप के जो भी गुड्स हैं उनमें जो है इनकम इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, और क्या कहते हैं आपका जो भी इफेक्ट होगा उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।